नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। केंद्र ने रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। अगले 5 वर्ष में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम घोषित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज टोक्यो में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी गुट के साथ संघर्ष विराम का समझौता और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के केरलवासी आज तिरुओणम मना रहे हैं और एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत आज सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्तव्य पथ पर अब लोगों को बेहतर सुविधाओं से युक्त बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। इसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइट से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। इसके अलावा नेताजी की प्रतिमा का अनावरण पारंपरिक आईएनए गीत कदम कदम बढ़ाए जा के धुन के साथ होगा। बढ़ाए जा, के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। देश भर से आए 500 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करेंगे। मुख्य समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। ये कार्यक्रम 11 सितंबर तक शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी के जीवन पर आधारित 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो भी दिखाया जाएगा। इस सांस्कृतिक उत्सव और ड्रोन शो में लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी में कर्तव्य पथ के उद्घाटन को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने बच्चों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा तथा वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली पुलिस से जारी परामर्श में कहा गया है कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सामान्य यातायात के लिए कुछ मार्गों में परिवर्तन किया गया है। तिलक मार्ग, पुराना किला मार्ग, शेरशाह मार्ग, पंडारा मार्ग और अशोक मार्ग पर वाहनों के आवाजाही के मार्ग में बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को अपने निजी वाहनों और कैब से नहीं आने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा सहकारिता मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि दिन भर के सम्मेलन में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय में पूरे देश के सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के सहकारिता मंत्री, ये सब यहाँ पर आने वाले हैं और साथ में हमारे कुछ अधिकारी और फेडरेशन के लोग। उसमें सुबह हम 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे कार्यक्रम करने की योजना है। अमित शाह जी जो हमारे गृह और सहकारिता मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिन वो कार्यक्रम में रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंत्रालय का जिस विजन के साथ में गठन किया है और जिस तरह से
अपेक्षा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से समृद्धि का जो विजन लेकर आए हैं, नई हम राष्ट्रीय सरकारी नीति हम लेकर आ रहे हैं। वो 47 सदस्यीय वो हमने एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें भी चर्चा करने वाले हैं और सहकारिता को कैसे हम एक जमीनी जन आंदोलन ठीक प्रकार से बना सकें, इसके लिए सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ हम चर्चा करेंगे। सम्मेलन प्रतिभागियों को चर्चा और समन्वय के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यान्वयन योग्य नीतिगत ढांचा तैयार करने का मंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज टोक्यो में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। जापान का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी करेंगे। दोनों देशों के बीच ये दूसरी 2+2 वार्ता होगी। एक रिपोर्ट। वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की योजना तय की जाएगी। भारत और जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2+2 वार्ता के अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए जापान के रक्षा मंत्री के साथ अलग से वार्ता भी करेंगे। श्री सिंह जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। श्री सिंह टोक्यो में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जापान में भारतवंशियों से बातचीत करेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत अमेरिका 2+2 अंतर स्तरीय बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी विदेश और रक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में बताया कि बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के निष्कर्षों की समीक्षा की गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। ये छात्रवृत्ति पहली बार उन सैनिकों के वंशजों और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को न केवल पारंपरिक रूप से मजबूत किया है बल्कि भविष्य की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए इस पर लगातार कार्य किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी परिणाम www.nta.ac.in पर देख सकते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में राजस्थान की महिला उम्मीदवार तनिष्का पहले स्थान पर रहीं, जबकि दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा ने दूसरा और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये परीक्षा 17 जुलाई को देश के 497 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने 18 जिलों की 1166 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन ग्राम पंचायतों के लिए मतदान अगले महीने 13 अक्टूबर को होगा। राज्य के चुनाव आयुक्त उर्विंदर पाल सिंह मदान ने कहा कि 21 से 27 सितंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 सितंबर को होगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में 9 देशों में भारत के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की। ये बातचीत भाजपा को जाने अभियान का हिस्सा है जो 6 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। बातचीत के दौरान श्री नड्डा ने भाजपा के इतिहास, उसकी लंबी यात्रा, संघर्ष, चुनावी सफलताओं, केंद्र और राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा लाए गए परिवर्तनों और पार्टी के भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति
जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केंद्र ने रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम घोषित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज टोक्यो में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी गुट के साथ संघर्ष विराम का समझौता और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के केरलवासी आज थिरुओणम मना रहे हैं। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत आज सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is 8th of September 2022, brings an exclusive interview with Ms. Peluno Yome, a civil engineer, musician and an entrepreneur from Nagaland. Looking forward to seeing you there. सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी गुट के साथ संघर्ष विराम का समझौता और 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता आज से लागू होगा और अगले वर्ष 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्य प्रारूप को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस नीति से रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा और लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 300 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेलवे से अधिक माल ढुलाई करने और उद्योग की रसद लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं। रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स विकास को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत प्रस्तुत है कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की लैंड पॉलिसी में किए जाने वाले बदलावों को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य है कि इस संशोधित लैंड पॉलिसी से पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ढांचागत और बुनियादी विकास को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हर साल भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 साल की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए रेलवे की लॉन्ग टर्म लीजिंग पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। मिस्टर टंडन, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये संशोधित लैंड पॉलिसी होगी रेलवे की, ये किस तरह से बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ा बदलाव लाने में मददगार होगी। रेलवे मंत्रालय का प्रस्ताव था कि रेलवे को और ज्यादा कार्गो आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उससे इस उद्योग की जो लॉजिस्टिक कास्ट भी कम होगी। तो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में ये सोची गई जन उपयोगिताओं के लिए जो मंजूरी को सरलीकरण किया गया है, जो निर्णय हुआ उसमें जो रेलवे की भूमि है उसको लंबे समय तक पट्टे पर देने की जो नीति है उसको मंजूरी मिली। यानी रेलवे अपनी जमीन को लॉन्ग लीज पर पट्टे पर देगी लोगों को, उससे उनको इनकम भी होगी और शायद कम से कम नहीं तो 1.25 लाख के करीब इसमें रोजगार भी पैदा होंगे। मिस्टर टंडन, हम सभी जानते हैं कि रेलवे की देश में बहुत भूमि है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है सार्वजनिक ढांचे के विकास में, सार्वजनिक सुविधाओं की डिलीवरी में। बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर, गैस, बिजली, पाइपलाइन, पानी, सड़क, इन सभी के विकास में और साथ में जैसे कार्गो का विकास होगा तो उससे निवेश को बढ़ाने में इन दोनों स्तरों पर किस तरह से एक बहुत बड़ा बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मौजूदा नीति में ये केवल 5 साल तक की छोटी अवधि के लिए रेलवे भूमि के लाइसेंस की अनुमति होती थी। अब इस तरह से इतनी अल्पकालिक लाइसेंस अवधि मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाने के लिए किसी भी प्रतिबद्ध निदेशक को आकर्षित नहीं कर रही थी। अब उसको 35 साल के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि रेल परिवहन का एक कुशल साधन है। इसके लिए रेल द्वारा ज्यादा माल ढुलाई करना आवश्यक है ताकि उद्योग की जो लॉजिस्टिक कास्ट भी कम हो, माल ढुलाई में रेल के सामान्य हिस्से, इस तरह से इसको जो लाभ मिलने वाला है रेलवे मंत्रालय को, और ये रेलवे मंत्रालय की मांग थी बहुत समय, जिसे कैबिनेट ने पूरा किया। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी। 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। ये जो पैसा दिया गया है इसके अंतर्गत जो चीजें होंगी उसमें सबसे पहली बात ये आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूल होंगे जो पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे और ये स्कूल सभी राज्यों में होंगे और इससे स्कूलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाएगा। स्कूलों की बिल्डिंग को भी अपग्रेड किया जाएगा और इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप इन स्कूलों को ढाला जाएगा। हर स्कूल में हर बच्चे पर फोकस होगा, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं इसके लिए हर लेवल पर असेसमेंट होंगे जिनमें ये परखा जाएगा कि बच्चों को ये पता है कि नहीं कि वो जो सीख रहे हैं उन्हें असल जीवन में भी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मिस्टर टंडन, आप कार्यक्रम में जुड़े और केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर आपने विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान का दौरा करेंगे। वे झुंझुनू में अपने पैतृक गांव किठाना भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका अपने गृह राज्य और पैतृक गांव का ये पहला दौरा है। श्री धनखड़ किठाना गांव में सम्मान समारोह में भाग लेंगे। वे इस गांव में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि नाक से लिए जाने वाले कोविड-19 टीके कोविड महामारी नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। भारत ने मंगलवार को भारत बायोटेक द्वारा विकसित आपातकालीन उपयोग के लिए नाक से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। WHO ने वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस नई वैक्सीन का स्वागत किया है। देश में अब तक 214 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 30,45,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सेवा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 17 करोड़ 45 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई है। बिहार में भोजपुरी लोक नाट्य कला लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र माझी का कल निधन हो गया।
97 वर्षीय मांझी ने पटना के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका जन्म बिहार में सारण जिले के नागरा ब्लॉक के गांव तुजरपुर में समाज के कमजोर वर्ग के परिवार में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मांझी कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल उन्हें सम्मानित किया था। लौंडा नाच बिहार की एक प्रमुख भोजपुरी लोक कला है, जिसमें गीत, नृत्य, हास्य, व्यंग की प्रस्तुतियां की जाती हैं। इस कला में पुरुष प्रदर्शन के दौरान साड़ी, ब्लाउज, लंबे बालों वाली विग पहनकर महिलाओं का रूप धारण करते हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं निखिल कुमार। एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत आज सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ने कल रात शारजाह में सुपर 4 के अपने अंतिम मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 129 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर अंतिम ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एशिया कप का खिताबी मुकाबला रविवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। उधर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। ये मैच नेपाल में काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेला गया। वर्तमान चैंपियन भारत ने पाकिस्तानी कप्तान मारिया खान के आत्मघाती गोल की बदौलत बढ़त हासिल की। इसके 2 मिनट बाद ही डेंगमई ग्रेस ने भारत के लिए 1 गोल किया। खेल के 94वें मिनट में सौम्या गुगलोत ने बढ़त 3-0 की कर दी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार 27वां मुकाबला जीत लिया है। भारत का अगला मैच शनिवार को मालदीव के साथ होगा। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। उधर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कैस्पर रूड, करेन खचानोव, फ्रांसिस टियाफो, एरिना सेबेलेंका, ऑन्स जैश्योर और कैरोलिन गार्सिया क्वार्टर फाइनल मैचों में जीत दर्ज करने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दुनिया भर के केरलवासी आज थिरुओणम मना रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहे लोगों में यह वार्षिक पर्व इस बार नई आशा, पुनरुत्थान का भाव लेकर आया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को राज्य स्तर के ओणम सप्ताह की शुरुआत की। इस आयोजन में राजधानी तिरुवनंतपुरम और अन्य जिलों में कई स्थानों पर पारंपरिक, शास्त्रीय, लोक संगीत और लोकप्रिय कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओणम के अवसर पर देशवासियों और विशेषकर केरलवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ओणम का पर्व किसानों के कठिन परिश्रम का सम्मान करने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने लोगों से भारत को समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में एकजुट होकर योगदान करने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व राजा महाबली की स्मृति को सम्मानित करने का अवसर है और ईमानदारी, करुणा और बलिदान के उच्च मूल्यों का प्रतीक है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की 2 महान हस्तियों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी की। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारतीय संगीत के 2 दिग्गजों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी की कहानी लेकर आए हैं। पंडित रविशंकर ने प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार सीखा था। पंडित रविशंकर ने आकाशवाणी नई दिल्ली में संगीत निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1948 से 1956 तक आकाशवाणी में कार्य किया। वर्ष 1956 में पंडित रविशंकर ने यूरोप और अमेरिका में कई कार्यक्रमों में सितार वादन किया। वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन, बीटल्स गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन और बॉब डायलन के साथ उनके जुड़ाव ने वर्ष 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिमी पॉप संगीत में भारतीय वाद्य यंत्रों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में मदद की। पंडित रविशंकर ने 25 वर्ष की उम्र में लोकप्रिय गीत सारे जहां से अच्छा के लिए संगीत तैयार किया।
5 ग्रैमी पुरस्कारों के विजेता पंडित रविशंकर ने सत्यजीत रे की फिल्म अपुष्प त्रिलोकी में संगीतकार की भूमिका निभाई। वर्ष 1986 से 1992 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पंडित रविशंकर ने सितार बजाना जारी रखा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक शानदार व्यक्तित्व पंडित भीमसेन जोशी एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने न केवल अपने प्रशंसकों का बल्कि अपने आलोचकों से भी सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक रूप ख्याल को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जोशी को भक्ति संगीत की प्रस्तुति के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर कन्नड़, हिंदी और मराठी भाषाओं में गाए जाने वाले उनके भजन न केवल संगीत प्रेमियों द्वारा बल्कि पूरे देश में श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक रूप से पहचाने और सराहे जाते हैं। वर्ष 1943 में उन्होंने मुंबई में आकाशवाणी में काम करना शुरू किया। वर्ष 1950 में जब आकाशवाणी ने धारवाड़ में एक केंद्र शुरू किया तो केंद्र का पहला गीत वंदे मातरम पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर और बसवराज राजगुरु ने गाया था। उनका सबसे यादगार गायन जो उनके प्रशंसकों द्वारा आज भी याद किया जाता है वो है मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। और अभी अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राजपथ के पुनर्विकसित स्वरूप कर्तव्य पथ के उद्घाटन पर हिंदुस्तान ने लिखा है, इतिहास नई करवट लेगा, कर्तव्य पथ के कायाकल्प का आज दीदार होगा। बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाएं यूक्रेन संकट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वी आर्थिक मंच पर दिए गए बयान पर जनसत्ता ने प्रमुखता से लिया है। कैबिनेट के फैसलों को अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से सुर्खी बनाया है। लोक सत्य की पहली खबर है, रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी। पंजाब केसरी लिखता है, पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी। चंदे के नाम पर फर्जीवाड़ा और कर चोरी करने वाले गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर आयकर विभाग के शिकंजे को अमर उजाला ने पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, सियासी चंदे के खेल पर नकेल। राजस्थान पत्रिका ने इसे आयकर छापे का बड़ा दिन बताते हुए लिखा है, खेल पर कसा शिकंजा। केंद्र ने कोर्ट में कहा, सोशल मीडिया पर बनेंगे नियम। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र के अनुसार रूपरेखा तैयार हो रही है, उसमें यूजर को बैन करने का मुद्दा भी। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के आज से शुरू होने की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। दिल्ली में दीपावली इस बार भी बगैर पटाखों वाली, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। पत्र के अनुसार राजधानी में प्रदूषण की मार के चलते सरकार ने पटाखे बनाने, रखने और बेचने पर लगाया प्रतिबंध। पिछले 8 महीने में दिल्ली वासियों को नहीं मिली साफ हवा। दैनिक जागरण ने इसे विस्तार से देते हुए लिखा है, मानसून के दौरान भी 50 से नीचे नहीं पहुंचा वायु गुणवत्ता का स्तर। पाकिस्तान में बाढ़ के कहर को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र देते हुए सुर्खी बनाई है, मोहनजोदड़ो की दीवारें ढहीं। पत्र ने चिंता जाहिर करते हुए लिखा है, खो न जाए धरोहर। उधर हिंदुस्तान की खबर है, सूखे ने सोख ली यूरोप की हरियाली। पत्र आगे लिखता है, उपग्रहों के जरिए ली गई तस्वीरों में हुआ खुलासा, हरे से भूरा हो गया क्षेत्र का रंग। घर बैठे होगा कॉर्निया के मरीजों का इलाज, इसे अमर उजाला ने विस्तार से जगह दी है। पत्र लिखता है, एम्स तैयार कर रहा ऐप, कोरोना महामारी के दौरान तेजी से बढ़े मामले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। केंद्र ने रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। अगले 5 वर्ष में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम घोषित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज टोक्यो में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी गुट के साथ संघर्ष विराम का समझौता और 1 साल के लिए बढ़ाया गया और दुनिया भर के केरलवासी आज तिरुओणम मना रहे हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।